हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जल्दी से आ जाइए सारे लोग। निभा कुमारी, प्रणाम सर, प्रणाम। निभा का हाउ आर यू सर? बहुत बढ़िया निभा, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। बिल्कुल, मतलब ये अहो भाग्य मेरे कि मुझे भी ये मैसेज पढ़ने का सौभाग्य मिला। तो जल्दी से आ जाएं आप सारे लोग। सिमरन चौहान, गुड इवनिंग सर। जल्दी आ जाओ, फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। करण, राधे राधे सर। राधे राधे मेरे भाई। और बाकी सारे लोग जल्दी से ज्वाइन करो। फिर इससे जो हमारा टॉपिक चल रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें आगे का डाटा अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा शायद सड़क वाला जो हिस्सा था वो कंप्लीट हो गया था, है ना। अब हम आगे का देखेंगे, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अंजलि का भी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चरण स्पर्श गुरुदेव, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत खुश रहो, आशीर्वाद, है ना सभी को। दीपू, चलिए गुड इवनिंग सर। निभा, हैंडसम लग रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। मतलब येलो कलर जच रहा है आप पर, अरे क्या बात है सर। आपका क्लास नहीं था, इकोनॉमिक्स नहीं होगा क्या? गुड्डू कुमार, हाँ मेरा क्लास नहीं था। इकोनॉमिक्स वाली मैम की तबीयत थोड़ी सी खराब है और इसी वजह से आपको ये मास्टर दिखाई दे रहा है। तो अगर मतलब चल जाएगा आज का मामला तो पढ़ते हैं, ठीक है। और आज कंटिन्यू करते हैं अपने ज्योग्राफी को। तो ज्योग्राफी में मैंने बहुत सारा डाटा पढ़ा दिया आपको, और जिसमें रोडवेज वाला हिस्सा में कंप्लीट करा चुका था। आपको ये मैं बता चुका था कि जो स्टेट हाईवेज हैं उसको आगे कंटिन्यू किया था। उसमें पढ़ा था कि हमारे पास मैक्सिमम महाराष्ट्र में दिख रहे होते हैं, फिर उसके बाद कर्नाटक, फिर उसके बाद गुजरात। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब इससे आगे की कहानी को देखते हैं, और इससे आगे की कहानी जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ परियोजनाओं के बारे में देखना है, कुछ प्रोग्राम्स के बारे में देखना है, क्योंकि भारत सरकार प्रोग्राम चलाती है तो वहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछती है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है जिसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, क्या नाम है इसका? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 1999 में। अब इसमें क्या था कि ये आज तक की, अभी तक की 2024 तक की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक दिखाई देती है। अब तो इसके साथ साथ कई परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक ये सबसे बड़ी दिखाई देती है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और इसका कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल कौन करता है, मतलब इसका मैनेजमेंट कौन देखता है? तो इसका जो मैनेजमेंट है वो देखती है एक संस्था जिसका नाम है नहाई। और नहाई के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका गठन कब हुआ, ये सब कुछ हम देख चुके हैं, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में सब पढ़ चुके हैं। अब दूसरी चीज यहां से ये आती है कि ये हमारे पास जितना भी हमारा इसका एम है, जो इसका मेन फोकस है इस प्रोजेक्ट को चलाने का, वो क्या था, ठीक है। लिखा कर पढ़ाइए, स्लाइड से नहीं। देखो एक चीज ये कि जिस डाटा में, जिस भी आपको डाटा में जरूरत पड़ेगी उसमें आपको स्लाइड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो चीज आपको याद रखनी होगी, इस डाटा में लिख लीजिए, क्योंकि ये डाटा ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ याद कराना मेरी तरफ से होगा, ठीक है गुड्डू भैया। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इस चीज में आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। इसमें कुछ याद कराने वाला नहीं है। जिसमें आपको याद कराने वाला होगा, जैसे नदियां हैं, माउंटेन है, उसमें आपको पूरा मैप के द्वारा समझाया गया है। यहाँ पे डाटा है, यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको क्या करना हो, आपको याद करवाना हो। इसमें डाटा है, डाटा पता होना चाहिए, ठीक है। चलो जल्दी से लिख लो बेटा दीपू, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो चलो लिख लो, लिख लो। डन। आगे बढ़े, चलिए। यहां से आगे जो इसका मेन मोटिव है, जो इसका एम है,
इस प्रोजेक्ट का जो एम दिखाई देता है, इसका जो उद्देश्य दिखाई देता है वो क्या है? इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था, जो इसका मेन मोटिव था, वो था आपका कि हम टाइम को सेव कर सकें, पहला। दूसरा, हम फ्यूल को सेव कर सकें। दूसरा, हम डिस्टेंस को कम कर सकें। समझ रहे हैं ये बात? ये सारी की सारी चीजें इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका टारगेट था वो ये था कि आप कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकें? कनेक्ट कर सकें शहरों को। ठीक, तो इसको आप लिखिए, फिर एक नए पेज पे आपको लिखाता हूं, समझा देता हूं। चलिए लिख लीजिए भाई, पन्नों पे छाप लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, इस प्रोजेक्ट का एम पूछ रहा है कि एम क्या था। तो सबसे पहली चीज, टाइम को सेव करना। दूसरा, डिस्टेंस को कम करना। तीसरा, फ्यूल को बचाना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कनेक्टिविटी को बढ़ाना। एक शहर से ए सिटी टू बी सिटी, बी सिटी टू सी सिटी और सी टू डी, इस तरीके से ए टू डी, ए टू सी, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। बी टू डी, ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। कितना पढ़ा दिया है सर? ज्यादा नहीं पढ़ा है बेटा, ठीक है, अभी थोड़ा सा ही निकला है। 3 पॉइंट क्या है सर? थर्ड पॉइंट है आपका, पहला टाइम, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा फ्यूल और चौथा है आपका कनेक्टिविटी। लिख लो भाई सारे एम। सारे पर्पस लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देता हूं कि यहां पर एक संस्था का जिक्र कर रहे थे जिसने एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चला रही है, और वो संस्था कौन है? नहाई। नहाई ने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चलाया नेशनल हाईवे को बढ़ाने के लिए, जिसके एम क्या है, जिसके उद्देश्य क्या है, आपको पता चल गया। उसके उद्देश्य है टाइम को बचाना, डिस्टेंस को कम करना, फ्यूल की खपत को कम करना, और सबसे बड़ी चीज कि उसमें शहरों को जोड़ना। ठीक है, तो आप जल्दी से लिख लो सूरज भाई। आप लेट जुड़े हो लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरीके से बार बार रिपीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका 1 घंटे का बैच होता है। उस 1 घंटे में आप अगर बार बार रिपीट करेंगे चीजें तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें। यहां से अब आगे बढ़ेंगे तो आपको ये प्रोजेक्ट जो था उसका पहला फेज दिखाई देगा। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार देखा भी होगा, बहुत सारे रोडों पे लिखा होता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसमें बड़ा बड़ा लिखा होता है गोल्डन कॉरिडोर प्रोजेक्ट। आपने बहुत सारे मैप्स पर भी देखा होगा कि इस तरीके से सड़कों को मिलाया गया है। नोटिस किया होगा तो शायद आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये 1 शहर, 2 शहर, 3 शहर
और ये 4 शहर, इन सब को मिलाने का काम किया था। और वो शहर आपसे पूछ लिए जाते हैं, वो शहर कई बार पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है कि वो शहर कौन कौन से हैं भाई। वो शहर हैं आपके दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, और चेन्नई से कलकत्ता या कोलकाता, और फिर यहां से दिल्ली। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फेज फर्स्ट। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो आपकी परियोजना चलाई गई थी वो यही थी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये आपका किसने स्टार्ट किया था? 1999 में हमारे जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने स्टार्ट किया था। क्लियर है ये बात? तो इसका डाटा यहां से लिख लीजिए और बढ़िया से फिर आगे बढ़ते हैं, उसको चीज को आगे देखते हैं। तो यहां पे लिख लीजिएगा, एम कनेक्ट टू आपके मेट्रो सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। क्लियर है ये बात? इसको कब स्टार्ट किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था 2001 में, और ये कंप्लीट कब हुआ? 2012 में। तो यहां से ये स्टार्ट हुआ है और यहां पे ये एंड होके कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट। क्लियर है ये बात? इसको चीजों को लिख लीजिए। अब इसका दूसरा फेज स्टार्ट हो गया है, इसको लिखो पहले, फिर बाद में बताता हूं। इसका सेकंड फेज भी अब चल रहा है, सेकंड फेज इसका चल रहा है। उसके बारे में भी डाटा अब आना स्टार्ट हो गया है, उसके बारे में भी चीजें आपको देखनी होंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको पढ़नी है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखो ये फेज, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, छोटे छोटे, ये सारे डाटा वाले हैं। अभी जैसे अगला टॉपिक आएगा सेंसस का, सेंसस तो पूरा ही डाटा का है, उसमें क्या बनाऊंगा? उसमें कुछ नहीं बना सकता। उसमें चार्ट होंगे, आपको समझने होगा, पूरा भारत सरकार के चार्ट निकलते हैं वो, तो वो चीजें देखनी होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारे पास इस पूरे के पूरे इस जो हमने पढ़ा स्वर्णिम चतुर्भुज, उसके बारे में मैपिंग दे रखी है। और मैपिंग में आप देखेंगे कि दिल्ली से कहां जाते हैं भाई? हम दिल्ली से जाते हैं मुंबई, मुंबई से हम जाएंगे कहां पे? चेन्नई, और चेन्नई से जाएंगे कहां? कलकत्ता, कलकत्ता से वापस दिल्ली। क्लियर? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि ये वाला मैप, कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से बी, ए से सी। तो यही चीज आपको यहां पे दिख रही होगी कि यहां पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है। यहां पे यहां से कनेक्ट किया गया है, यहां से इसको कनेक्ट किया गया है। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है। मुंबई से कलकत्ता, दिल्ली, और ये मुंबई से चेन्नई, चेन्नई टू कलकत्ता, दिल्ली टू चेन्नई। ये सारी की सारी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ी गई हैं, इनको शहरों को जोड़ा गया है। सर इसमें सेंट्रल भी दिख रहा है, वो वाला कौन सा होगा? ये बेटा कोई शहर, मतलब ये एरिया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वो एरिया वहां से बीच में से सड़क मिलाई है उन्होंने, वो एरिया ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही जगह पे वो दिख रहा है, उसमें मिलाया गया है वो। ठीक है, ये देखो, ये सड़कें यहां से एक दूसरे के शहर, ये हाईवेज हैं। जब जैसे आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया में सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है, मैंने उस दिन बताया था लॉन्गेस्ट। कौन बताएगा सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे NH, बताएं, जल्दी बताएं। उस दिन पढ़ाया है मैंने लास्ट वाली क्लास में। कॉपी खोल के मत बताना भाई, कौन सा सबसे लंबा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करण। 44 आपका कहां से है? ये आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताओ, चलो अभी थोड़ी देर में पूछता हूं। निभा का भी आ गया, सिमरन, प्रियांशु, बसंत, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। जैक, सूरज, बढ़िया, नाइस। ठीक है,
चलिए अगले पे चलता हूं। अगला जो दूसरा चरण दिखाई दे रहा था, जो कि अभी मैंने बोला कि ये अब 2 फेजेस के किस में कर दिया है चेंज, इन्होंने 2 फेजेस के कॉरिडोर में कर दिया है। अब वो क्या कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। मतलब जो हमारा नॉर्थ का हिस्सा है उसे साउथ के साथ जोड़ने की बात की जा रही है। दूसरी बात क्या की जा रही है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ईस्ट, ये जो वेस्ट है और ये जो ईस्ट है, इसको जोड़ने की बात की जा रही है। ये चीज तो पहले भी थी, ये चीज तो हमने पहले भी पढ़ी थी, तो उसमें कोई बड़ा चीज से थोड़े था। अब वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा कि सबसे लंबा कौन सा है आपका रास्ता, तो 944 बताया आपने, तो यही बात यहां पे लिखी है। और वो क्या है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर सबसे बड़ा फेज दिखाई देता है, जो कि 4000 किलोमीटर का था पहले। अब उसकी लंबाई बढ़ गई है, उसकी लंबाई चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि वो लद्दाख के एरिया में भी जोड़ दिया गया है। तो उसके करंट डाटा को अपडेट कर दिया जाएगा, उसको बढ़िया से आप चेंज कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये बढ़ती रहती है, सड़कें हैं, और बीजेपी गवर्नमेंट में तो नया डाटा हमेशा रोजाना चेंज होता रहता है। तो अभी अप्रोक्स लिख लीजिएगा इस पे कि ये आपकी क्या है, अप्रोक्स है, 4000 किलोमीटर से ज्यादा अब ये हो गई है। क्लियर? क्योंकि सारे डाटाओं में 4000 लिखा हुआ है, आपके नए डाटा में भी 4000 लिखा था, जो भारत सरकार ने रिलीज किया था, नहाई ने रिलीज किया था, उसमें यही डाटा था, तो इसको लिख लीजिएगा। बट नए डाटा जो अब आएंगे उसमें ये चेंज हो गई है, तो इसको लिखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो जाए तो बताइएगा भाई। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपको जो पूरा पश्चिम गलियारा है, जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट पढ़ लिया, वो नॉर्थ साउथ पढ़ लिया, अब हमें ईस्ट वेस्ट वाला भी देख लीजिए। ईस्ट वेस्ट वाला कहां से है, असम में एक एरिया पड़ता है सिलचर। कौन सा पड़ता है, थोड़ा देख लीजिए मैप में। ठीक है, ये जो एरिया पड़ता है ये पड़ता है असम का। किसका एरिया पड़ता है, असम का। तो यहीं पे एक उनकी जगह पड़ती है जिसका नाम है सिलचर। कौन सी पड़ती है भाई, सिलचर। इसको कनेक्ट किया गया है कहां से, इस पूरे एरिया को कनेक्ट किया गया है गुजरात के एक एरिया से जिसका नाम क्या है, पोरबंदर। और इसी को नाम क्या दिया गया है, इसी को नाम दिया गया है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। लिख लीजिए और बना लीजिए, जल्दी से बना लीजिए फिर लिखिए। डन। जल्दी लिखिए। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, और इससे आगे आपको दिखाई देगा जब हम देखने चलेंगे अपना ये पूरा का पूरा जितना भी कॉरिडोर बनाए गए हैं उनको किस जगह पे दिखते हैं। जैसे ये जगह है श्रीनगर, और श्रीनगर होते हुए चंडीगढ़ होते हुए नई दिल्ली होते हुए आगे बढ़ती रहती है। झांसी पे
ये क्या करते हैं, जो आप पूछ रहे थे कि कहाँ पे मिलते हैं, तो झांसी एरिया पड़ रहा है, यूपी में पड़ता है। फिर यहाँ से होते हुए आप हैदराबाद होते हुए आगे बढ़ जाते हैं और ये आपके इस जोन में पहुंच जाती है। क्लियर है ये बात। वैसे ही आपको दूसरी रोड पहुंचा देते हैं भाई, पोरबंदर से चलते जाएंगे और आपके असम में सिलचर तक ये दिखाई देती है। तो ये रोड आपको याद रखनी है, अच्छे से इसको बना लीजिएगा। अब यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट, सेकंड प्रोजेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका नाम क्या है, भारत माला। अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, थोड़ा नाम से समझेंगे। एमपी में पड़ता है, कौन बोला ये बात? झांसी एमपी में नहीं पड़ता है, ठीक है, यूपी में है झांसी, ठीक, यूपी में है, यूपी में है। जब आप, चलिए समझ लीजिए, देखिए जब आप मैप देखोगे ना तो एमपी का मैप कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो ये वाला हिस्सा है ये है झांसी और यहाँ पे यूपी दिखाई देता है, समझ रहे हो, यूपी में है झांसी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नहीं सर झांसी एमपी में ही पड़ता है, ठीक है, यूपी में है। और जब मैप देखोगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, यूपी में है झांसी, तो एमपी में नहीं आता है, यूपी में आता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं भाई, इस वाले प्रोजेक्ट को समझ लो और इसका नाम क्या है, भारत माला। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा सर मैं तो बचपन से ही एमपी पढ़ा था। गलत पढ़े थे दोस्त, यूपी में नीचे को लटक रहा है। हाँ, ये जो हम देखते हैं ना, ये वाला जो हिस्सा लटक रहा है यूपी का, ये जो अंदर घुसा हुआ है एमपी के अंदर, उसमें है। जब आप ललितपुर जाएंगे, झांसी जाएंगे, ये पूरा हिस्सा यूपी का है। यहाँ पे बहुत सारे चंबल के ऊपर डैम बने हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे दिखाई देगा। अब आ जाओ यहाँ पे यूपी में, चलो अब भारत माला से यहाँ पे समझना, इसको कनेक्ट करना। क्या बताना चाह रहा हूं ये आपको ध्यान रखना है, इसको बिगाड़ देता हूं, ठीक है। देखो आपको भारत माला की बात की जा रही है। अब भारत माला का मतलब क्या होगा इसको समझिएगा और 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रोजेक्ट का नाम क्यों भारत माला रखा गया है। आपको जैसे ही आप माला माला शब्द यूज करते हैं तो इसका मतलब माला ऐसे कुछ बन रही होती है, और जब ऐसे बन रही होती है इसका मतलब एक पॉइंट से इस पूरे एरिया को जोड़ दीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट शहर हैं उन सबको क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। किसकी तरफ से, रोड की तरफ से। रोडों से आप जितने भी इंपॉर्टेंट सिटी हैं उन सबको आपस में जोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे कलकत्ता आता है उसको जोड़ दीजिए, चेन्नई को जोड़ दीजिए, यहाँ पे कन्याकुमारी को, यहाँ पे आप मुंबई को, यहाँ पे आप किसी सूरत वाले एरिया को, यहाँ पे आप मतलब यहाँ लखनऊ को जोड़ दीजिए, यहाँ पे पंजाब का कोई एरिया, यहाँ पे कोई और दूसरा एरिया, इसके दिल्ली को, ये सब इन सबको जोड़ दीजिए। तो ये क्या है, एक माला की शेप ले लेगी। किसकी शेप ले लेगी, माला की। तो उसी को क्या कहा गया, उसी को इन्होंने भारत माला प्रोजेक्ट कहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसका कौन रेगुलेट करता है, तो सबसे पहली चीज तो ये कब आई थी, 2015 में आई थी। कब आई थी भाई, 2015 में आई थी। दूसरी चीज, इसे कौन प्रोजेक्ट करता है, उसको सेम वही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का जो विकास प्राधिकरण है उसको वो देख रहा होता है। और कौन मंत्रालय आता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसमें आपको पता है कि रोड मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय के जो टाई अप से ये रोडें बन रही हैं उसी को देखता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके कौन मेन हेड हैं अभी, नितिन गडकरी जी, तो वो इसको संभालते हैं। तो जल्दी से लिख लिए भारतमाला प्रोजेक्ट। फिर इसका एम बताता हूं, अगली स्लाइड पे एम है, जो कि वैसे मैं बता चुका हूं आपको, एम बता चुका हूं कि हमारा सबसे बड़ा क्या है, जितना भी आपके कोस्टल ये जो है, ये जो जितना भी एरिया है, इन सब के साथ इस वाले एरिया की कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर दें, कोस्ट वाले की, जिससे एक माला की शेप बन जाए, जिससे कि हम समझ पाए, ठीक है। तो लिख लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन कोस्टल एरियाज टू प्रमोट कनेक्टिविटी। समझ रहे हैं,
इस कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप पूरे के पूरे भारत को जोड़ दीजिए, और वो भी मेनली कोस्टों से। जी क्यों? इसका मेन टारगेट क्यों है कि कोस्ट क्यों जोड़े जा रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट कि ये क्यों जोड़े जा रहे हैं, जिससे कि हम ट्रेड को बढ़ा सकें, इंक्रीज कर सकें, बढ़ा सकें। समझ रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है वो शिप से होता है, और शिप कहां पे खड़े होते हैं? कोस्ट पे खड़े होते हैं भाई। तो कोस्ट को जोड़ दीजिए सारे शहरों से, तो आप अपने आप चले जाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो जाए तो बताइएगा जल्दी। पीछे वाली स्लाइड तो नहीं देखनी भाई किसी को? लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, देखिए अब यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि एक्सप्रेसवे का भी जमाना है, एक्सप्रेसवे की भी बात करते हैं। तो एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे प्रपोज्ड है। अब उसके बारे में आपको थोड़ा सा देख लीजिए, और वो कहां कहां पे है वो थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उनका एरिया देखिएगा। जब आप सबसे पहले वाराणसी वाला देखते हैं, वाराणसी, रांची, कोलकाता, इसकी जो लंबाई है, इसका पहले नाम लिखिएगा। अब मैप देखिए, ज्योग्राफी में मैप समझना ही जरूरी है। अगर आपको लोकेशन याद है तो सब कुछ याद है। आप दूसरे सब्जेक्ट में जाएंगे ना तो लिखने वाली कहानी सब बढ़िया चलेगी। हिस्ट्री में जाएंगे, आप खाली पन्ना ले लीजिए, लिखते रहिए। ठीक, आप इकोनॉमिक्स में जाइए, लिखते रहिए कि हाँ ये होता है, ये होता है। ठीक है, लेकिन पॉलिटी में आपको समझना पड़ेगा, आपको बिल्कुल फंडामेंटल चीजें समझनी पड़ेंगी। और ज्योग्राफी पूरी मैपिंग के साथ समझनी पड़ेगी। मैपिंग होगी आपके दिमाग में तो आपको पता रहेगा। आपको अगर बनारस की लोकेशन पता है तो ठीक है, अदरवाइज फेल है सारा मामला। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब जैसे अकबर है, तो अकबर की फोटो कौन दिखा रहा है? अकबर को याद थोड़ी करना है, अकबर को पढ़ना है। तो ये आपको बनारस जरूर पता होना चाहिए कि बनारस भाई यहां पड़ता है। बनारस से आप कहां जाएंगे? पहले रांची जाएंगे। रांची कहां पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। रांची से आगे बढ़ेंगे और रांची में कहां जाएंगे? आप कलकत्ता जाएंगे। तो ये एरिया कलकत्ता है। तो यहां से आपको एक पहले नंबर का जो पढ़ना है, बनारसी, रांची, कोलकाता। क्लियर है ये बात? ये लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर है। यहां से कलकत्ता से ही आपने कनेक्ट कर दिया है किसको? खारगपुर को। क्या कर दिया है? खारापुर को। और ये खारगपुर वहीं पे दिखाई दे रहा होता है आपके कलकत्ता में, मतलब आपके वेस्ट बंगाल में। और ये कितने किलोमीटर का है? मात्र 120 किलोमीटर का। तो ये सेकंड नंबर का यहीं पे लिख देते हैं। पहला हो गया, सेकंड नंबर हो गया। आइए नीचे आ जाइए भाई, थर्ड। ये थर्ड कहां पे है? ये एरिया आपका दिखाई देता है चेन्नई का। ठीक है, और ये कहां तक? त्रिची तक जाता है पूरा। तो चेन्नई से त्रिची, और ये कितने किलोमीटर का है? 310 किलोमीटर का ये एरिया कवर करता है। ठीक है, ये थर्ड हो गया। यहां से आइए कर्नाटका, और कर्नाटका में आपको दिखेगा जो आपका बेंगलुरु दिखाई देता है, उनकी राजधानी, ये कर्नाटका में दिखेगा। तो यहीं से आएगी और ये फोर्थ हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे कहां तक? महाराष्ट्र तक लेके जाएंगे, और महाराष्ट्र में ये एरिया पड़ता है कौन सा? पुणे। तो ये पुणे तक का जाएगा। कहां से? बेंगलुरु से। इसकी लंबाई काफी है, 745 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 745 किलोमीटर पे ये दिखाई देता है। फिर नितिन गडकरी जी इसी का जिक्र करते रहते हैं बार बार। ठीक है, कि पुणे से हमने बेंगलोर की दूरी बहुत कम कर दी, सीधा रोड मारा है। ठीक है, फिर यहां से पुणे से इन्होंने कनेक्ट कर दिया किसको? आपके इस वाले जोन को, जिसमें आप घूमते जाएंगे और कहां पहुंचेंगे? सीधे पहुंचेंगे कहां पे? गुजरात।
तो यहां पे भी ये कनेक्ट किया है और सूरत तक गई है ये रोड, तो इसको भी कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये पूरा सूरत से पूरे पुणे। एक रोड मध्य प्रदेश में, यहां पे इंदौर पड़ता है एमपी में, इसको 5वें नंबर की लिखिएगा, 5th। और ये कहां तक गई है? मुंबई तक। तो ये जो एरिया पड़ता है ये मुंबई का पड़ता है और ये 512 किलोमीटर की है। तो ये पांचों लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपसे पूछी जाएगी। तो ये पांचों आपके लिए डाटा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। और ये जो मैंने अभी बताया 6 नंबर वाला, ये भी लिख लेना। पुणे, यहां पे अहमदाबाद, ये औरंगाबाद लिखना, औरंगाबाद। औरंगाबाद से हम कहां चले जाते हैं? ये अहमदाबाद। ये गुजरात में पड़ता है, ये तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, हाईवे और इसमें क्या अंतर होता है। देखो, पहली चीज तो ये कि जो हाईवे होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं, या तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है या उसमें केंद्र सरकार कंट्रोल कर रही होती है। अब एक्सप्रेस वे प्राइवेट भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं आप, ये प्राइवेट भी हो सकते हैं। आप ये चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो एक्सप्रेस वे होते हैं वो आपके पीपीपी पे काम करते हैं। अब ये पीपीपी क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहां पे सरकार का भी पैसा लग सकता है, प्राइवेट आदमी का भी लग सकता है और दोनों के मिक्स भी लग सकता है। क्लियर है ये बात? इसमें कोई भी पैसा लगा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप नोएडा से आगरा जा रहे होते हैं, कहाँ जाते हैं भाई? आगरा। तो आपने देखा होगा ताज हाईवे दिखाई देता है, तो उसमें पैसा लगा हुआ है प्राइवेट कंपनीज का। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ में आया अंतर करण? समझ में आया भाई? करण अंतर समझ में आया? डिफरेंस बिटवीन हाईवेज एंड एक्सप्रेसवे। सर इसमें एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे नहीं बताया। यमुना एक्सप्रेसवे तो बहुत पुराना हो गया ना, वो ग्रीन, वो थोड़े है, ये ग्रीन है, ग्रीन फील्ड है। ये प्रपोज्ड जो ग्रीन फील्ड भारत सरकार के चल रहे हैं वो हैं ये। यमुना एक्सप्रेसवे तो बहुत पुराना है, अब उसका जमाने गए, पुराना हो गया वो नहीं कोई पूछ रहा अब, बहुत पुराना है वो, उसको कौन पूछ रहा है अब? ये पूछे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। चलो आगे बढ़े अब आगे बढ़े। अब आगे का पॉइंट लिखेंगे जब आप देखोगे कि यहां से अब आपको पढ़ना होगा कि ये जितना भी एक और नई योजना है, 3rd योजना है ये, और इसका नाम क्या है? सेतु भारतम परियोजना। क्या नाम है भाई? सेतु भारतम परियोजना। अब आपने नाम से थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे कि सेतु भारतम क्या टाइप की परियोजना होगी। तो अगर यहां से समझें, जैसे आप लोग कहते हैं कि सेतु भारतम समझा दीजिए, तो सेतु का काम क्या होता है? सेतु का काम मतलब होता है पुल। क्या मतलब होता है सेतु का? पुल। तो एक ए है, ये प्लेस ए प्लेस है, ये बी प्लेस है। अब बीच में क्या है? बीच में है रेलवे लाइन। क्या है भाई? रेलवे लाइन है, और यहां से छुक छुक करती हुई ट्रेन चली जाती है। अब ये रोड है,
ये क्या है, ये रोड है। यहाँ पे खड़े हुए हैं लोग, 1 घंटा से यहाँ फाटक लगा हुआ है ना, यहाँ पे दोनों तरफ फाटक लगा हुआ है, ट्रेन जाए जा रही है, ये लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे पब्लिक खड़ी हुई है। तो इस योजना के तहत क्या किया गया, इस योजना के तहत ये किया गया कि यहां से फ्लाईओवर बना दिए गए। क्या बना दिए गए, फ्लाईओवर बना दिए गए कि भाई अब आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आपका समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे फ्लाईओवर से इस सड़क को क्रॉस कर लीजिए। तो जो भी इस योजना के तहत ये टारगेट रखा गया कि सड़कों को आप रेलवे क्रॉसिंग की वजह से इंटरप्ट ना करें, आप सीधे एक सेतु बना दें, एक पुल बना दें, जिससे कि ये वाला जगह और ये वाली जगह किसी ट्रेन की क्रॉसिंग की वजह से लेट ना हो। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर आपको याद रखना है कि सेतु भारतम में क्या करना होगा, सेतु भारतम में ऑब्जेक्ट रखा गया कि हमारे पास जितने भी 2016 में ये स्टार्ट किया गया था और ये सारी की सारी चीजें ये फाइनल की गई कि रेलवे क्रॉसिंग में हम क्या करेंगे, हम सीधे फ्लाईओवर्स बना देंगे। क्या बना देंगे भाई, फ्लाईओवर्स बना देंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए, ये बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया है। फ्लाईओवर्स बनाने हैं, ठीक, लिख लीजिए जल्दी से। कब स्टार्ट हुआ ये भी लिख लीजिएगा। 2016 में ये स्टार्ट हुआ था और टारगेट था कि 2019 तक हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है इस पर काम, अभी भी बहुत सारी जगह पे ये हो रहा है। ठीक है, जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो बताइए जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से अगली योजना जो दिखाई देती है उसका नाम है पर्वतमाला। फोर्थ, पर्वतमाला से नाम आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई पर्वतमाला है, इसको किस तरीके से हम तोड़ें। तो पर्वत को अलग कर दीजिए, माला को अलग कर दीजिए। जितने भी हिल्स हैं, जितने भी आपकी पीक्स वगैरह दिखाई देती हैं, जितने भी माउंटेन्स दिखाई देते हैं, उन सभी को एक दूसरे से, जैसे ये है और एक ये है, तो यहां से आप कोई इस तरीके से रास्ता बनाएं कि यहां तक के लोगों को भी कनेक्टिविटी मिले। क्लियर है ये बात? तो ये चीज आपको यूनियन बजट नंबर 2022 और 23 में दी गई और इसमें ये कहा गया कि हम क्या करेंगे, अभी जिसका हम जिक्र कर रहे थे पीपीपी, उसमें ये रखा गया कि हम पीपीपी प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराएंगे और पीपीपी पे काम करते हुए बहुत सारे लोग, जो पब्लिक, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, उनके पास फंडिंग की कमी हो जाती है कभी कभार, तो प्राइवेट लोग जो अपना पैसा लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं और रोड को बढ़ा सकते हैं टू प्रमोट। आप उत्तराखंड के एरिया में, हिमाचल के एरिया में, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर और पूर्वोत्तर, जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं जिसमें 7 सिस्टर्स आती हैं, उन सब में आप क्या करें, इसको बढ़ाएं। तो यही जो मैंने बताया माउंटेन्स वाले एरिया में। अब यहाँ पे साउथ के वो नहीं आएंगे भाई, ठीक है, साउथ के माउंटेन नहीं आएंगे यहाँ पे ऊपर के माउंटेन आएंगे, नॉर्थ के माउंटेन आएंगे, नॉर्थ के आएंगे। अब साउथ के क्यों नहीं आएंगे, कौन बताएगा? साउथ के माउंटेन यहां क्यों नहीं आएंगे? साउथ के माउंटेन यहां क्यों नहीं आएंगे? कौन बताएगा भाई?
साउथ के माउंटेन यहाँ क्यों नहीं आएंगे? ये तो बड़ी मुश्किल की परेशानी वाली बात है कि इतना आसान सा आंसर नहीं दे पा रहा है कोई भी। किसी को भी नहीं पता। हमने एक योजना पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था साउथ में माउंटेन नहीं होते। अरे ये कौन कह रहा है साउथ में माउंटेन? सुजल प्रजापति। नहीं, ऐसा थोड़े है। साउथ का हिस्सा आपको पता है यहां से यहां तक का है पूरा, चलो मान लेते हैं, है ना। अब आप कह रहे हो साउथ में माउंटेन नहीं होते। ये बात कह के आपने उस जमाने में छीछी लीडर कराई है, उस जमाने में बहुत थू थू करा दी है जब आपको माउंटेन्स पढ़ाए गए थे। आपको नहीं पता कि महाराष्ट्र में माउंटेन पढ़ाए थे, गोवा में नहीं पढ़ाए, कर्नाटक में पढ़ाए, केरल में पढ़ाए, तमिल में पढ़ाए, आंध्रा में पढ़ाए, उड़ीसा में पढ़ाए, वेस्ट बंगाल में पढ़ाए, हर जगह तो माउंटेन पढ़ाए हैं। लेकिन आपने शायद फोकस नहीं किया। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था एक योजना का नाम, जिसका नाम क्या था? ये लिखा हुआ है भारतमाला। क्या लिखा है भाई? भारतमाला। अब भारतमाला में हमारा टारगेट क्या था कि जितने भी कोस्ट हैं उनको जोड़ दीजिए। अब जोड़ दीजिए कोस्टों को, तो आप यहां से ये नहीं समझ पाए कि यहाँ पे ये जो माउंटेन हल्के हल्के दिखते हैं वो वेस्टर्न घाट पे हैं, और यहाँ पे जो माउंटेन दिखते हैं वो ईस्टर्न घाट पे हैं। इसका मतलब इन सबको तो पहले ही हमने जोड़ रखा है भारतमाला प्रोजेक्ट के थ्रू। समझ रहे हैं? तो ये भारतमाला के थ्रू जोड़ दिए हैं। बचे ऊपर के, तो उन्हें हमने किससे जोड़ दिया है? उससे हमने पर्वतमाला के थ्रू जोड़ दिया है। समझ में आया? इसे भारतमाला और उसे पर्वतमाला। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये आसान है। ये चीज आप अगर नहीं समझ रहे, इसका मतलब आप समझना नहीं चाह रहे, या दिमाग कहीं और है, बस आप बैठे हैं, है ना। वो नहीं करना है। चलो इसको बना लो अगर बनाना चाहो तो। बाकी का एक डाटा और लिख लो कि भीड़ वाला जो एरिया है उसमें शामिल किया जा सकता है। ये सब ये बेकार चीजें हैं, इसमें हटा दीजिए इसको। अगला पॉइंट लिखिए रेलवेज। रेलवेज की बात करते हैं और रेलवेज को आज स्टार्ट करेंगे। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, कैसे इसमें हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में, इंडिया में रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। किसमें? ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और रेलवे मेनली दो तरीके के यूज में लाया जाता है। अब कहेंगे आप दो तरीके के साथ कैसे यूज में लाया जाता है? एक तो आपने देखा होगा पैसेंजर रेलवे ट्रेन चलती हैं। क्या चलती हैं? पैसेंजर रेलवे ट्रेन्स। और दूसरी चलती है जो गुड्स एंड सर्विस, समझ रहे हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं माल गाड़ी, और यहां पे सवारी गाड़ी। आपने नोटिस किया होगा कि जब मालगाड़ी जाती है तो पूरे के पूरे ट्रैक को क्लियर किया जाता है, खाली। लेकिन आज के डेट में मालगाड़ी के लिए एक अलग से लाइन बिछाई गई है। उनके लिए एक सेपरेट लाइन है, जिससे कि उनको परेशान ना किया जाए। ठीक है। सवारी गाड़ी में हमारा प्रॉफिट कम है, इसीलिए आप पॉलिटी में देखेंगे तो ये जो रेल वगैरह है, ट्रेन वगैरह है, ये कल्याणकारी योजनाओं के लिए बनाई गई हैं, फायदे के लिए नहीं बनाई गई। हमारा फायदा कहाँ पे है? हमारा फायदा मालगाड़ी में है, जिससे हम गुड एंड सर्विसेज के थ्रू पैसा ले सके। हम किसी भी अगर कंपनी, जैसे ए कंपनी है,
अब अपना प्रोडक्ट इसको भेजना है, इसको ट्रेड कराना है, व्यापार करना है, इसको ए जगह से मतलब ए स्मॉल से स्मॉल बी प्लेस पे भेजना है। अब ये क्या कहेगा कि बस से अगर मैंने भेजा तो मुझे 7 दिन लगेंगे, और अगर ट्रेन से भेजा तो मुझे मात्र 2 दिन लगेंगे। तो ये किससे भेजेगा? ये आदमी ट्रेन से भेजेगा, और ट्रेन इस बात को जानती है कि अगर इससे बस से भेजना होता तो ये उसे वहां भेजता, तो ये हमसे भिजवा रहा है, तो इसका मतलब ये पैसा अब ज्यादा लेंगे। ट्रेन वाले क्या लेते हैं? इसमें पैसा ज्यादा लेते हैं, और जैसे ही ज्यादा लेंगे तो यहां से रेवेन्यू ट्रेन वाले रेलवे डिपार्टमेंट ज्यादा उठाता है, तो रेलवे डिपार्टमेंट का रेवेन्यू यहीं से ज्यादा हो जाता है। क्लियर हुई ये बात? तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है सर, ऐसा तो नहीं सर, हमने तो काफी मालगाड़ी को खड़ा देखा है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देखो, जिस वक्त आप देखते हैं आपकी नजर गई है उस पर सुबह, है ना, और मेनली हो सकता है रात में भी गई हो, तो उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि खड़ी नहीं होती, खड़ी होती हैं, लेकिन आज की डेट में करंट स्टेटस में हमारे पूरे इंडिया में प्रॉपर एक चैनल बनाया जा रहा है जो कि मालगाड़ियों के लिए ही है, उसका कॉरिडोर अलग बनाया जा रहा है। पहले बहुत देर देर खड़ी रहती थी, आज नहीं खड़ी होती। क्यों? क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट को ये पता चल गया है कि हमारा रेवेन्यू जो रेलवे कलेक्ट कर रही है वो कहां से कर रही है? ट्रेड से कर रही है। तो अगर ट्रेड से कर रही है, तो अगर बाई चांस इस ए आदमी ने ये सोचा था कि मेरा सामान 2 दिन में पहुंच जाएगा, और पहुंच रहा है कब? 5 दिन में, तो ये कहता था कि सुनो, पैसा देने की बजाय अब तुम वापस करो पैसा, हमारा पूरा माल सड़ गया, खराब हो गया पूरा सामान, वापस करो पैसे। तो रेलवे फिर वहां पे खर्चे में जा रही थी। तो अब ट्रेन क्या करती है? 2 दिन की जगह पूरा 1.5 दिन में पहुंचा देती है ना। बसंत कह रहे हैं आज भी है। बेटा जिस एरिया में, कौन से एरिया में रहते हो आप बसंत? हाँ, जिस एरिया में रहते हो वहां पे अभी कनेक्टिविटी थोड़ी कम होगी। किस एरिया में है आपका घर? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, कौन से एरिया में बसंत आपका घर? और रेलवे स्टेशन पे इतनी जाना क्यों? क्या आपको सिर्फ ट्रेन ही खड़े होते हुए दिखाई देती है? नोएडा, बहुत बढ़िया। तो नोएडा में तो रेलवे स्टेशन कोई है नहीं, खुर्जा उर्जा के आसपास होगा आपका घर, है ना। चलो कोई नहीं, तो जो वहां पे दिखाई देती हो सकता है उसमें लोडिंग की जा रही हो, उसमें कुछ रखा जा रहा हो। सर ट्रेन के डब्बों को गिनने में बड़ा मजा आता है बचपन में। बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ पढ़ाई की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? डाटा दे रखा है। उस डाटे को समझिए। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया जो है, इंडिया जो दिखाई देता है वो हमारा देश पूरे वर्ल्ड में, कहां पे? पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पे दिखाई देता है। अब कहेंगे 4th नंबर पे कौन सी चीज में? रेलवे के एरिया में, ठीक है। रेलवे में जब हम देखेंगे वो 4थे नंबर पे दिखाई देता है, और 4थे नंबर पे जो उसका एरिया कैलकुलेट किया जाएगा तो वो कितने किलोमीटर में है? 65,775 किलोमीटर्स। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से सेट कर लेनी है। ये डाटा किसी को याद करना नहीं है, ये डाटा आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक बार अपने जहन में आंखों के सामने से गुजार सकते हैं। अब इसमें एक शब्द लिखा हुआ है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज का मतलब होता है, जब आप देखेंगे ना पटरियों को, पटरियों के बीच में ये जो चौड़ाई होती है, इसी को ब्रॉड गेज अगर कहा जाए। बड़ा जब एरिया होता है तो उसी को आप कहेंगे कि ये जो एरिया है वो बड़ा एरिया है, ठीक है। तो उसी को रखा जाता है ब्रॉड गेज में। तो ये चीज ध्यान रखनी है। वर्ल्ड में हम 4थे नंबर पे आते हैं। अब आप कहेंगे कि सर पहले पर और इसके बाद हम दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर तो हम हैं ही सर, तो ये कौन सी होंगी? तो उनकी भी लिस्ट है, उनके भी बारे में भी आपको ध्यान से याद रखना है। तो लिखिए, पहले पे जो देश आता है उसका नाम है यूएसए,
दूसरे पे जो आता है उसका नाम है चाइना, और जो तीसरे पे आता है उसका नाम है रशिया। तो आप डाटा कैसे बनेगा, यूएसए फर्स्ट, फिर उसके बाद चाइना सेकंड, फिर उसके बाद रशिया थर्ड, और फिर इंडिया फोर्थ। ठीक है, तो इंडिया हमारा कौन से नंबर पे आता है, फोर्थ पे आता है। और इससे जो बड़े बड़े जो देश हैं वो आपके यूएसए, चाइना और आपका रशिया है। किसके मामले में, रेलवे ट्रैक्स के मामले में। जल्दी से लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये तीनों कंट्री हमेशा ऊपर ही रहते हैं। हाँ बड़ा है एरिया बेटा, इसका एरिया बड़े हैं ना, ये एरिया में बहुत बड़े बड़े देश हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बड़ा है, लोग हैं नहीं वहाँ पे। हमारे यहाँ जितने लोग हैं उनके यहाँ वहाँ है ही नहीं मसला उतना, है ना, तो बड़े तो रहेंगे ही। अब चाइना है, जैसे चाइना के पास लोग भी बहुत हैं लेकिन उनका एरिया भी बहुत बड़ा है। जब आप एरिया वाइज देखते हैं, रशिया सबसे पहले नंबर पे आता है, कनाडा सेकंड पे आता है, चाइना थर्ड पे आता है, यूएसए फोर्थ पे आता है, फिर ब्राजील पांचवे पे, ऑस्ट्रेलिया छठे पे, और सातवें पे आते हैं हम इंडिया। तो ये सब एरिया में बहुत बड़े बड़े हैं, इस वजह से भी तो ये बहुत बड़ी चीज है। क्या कारण है सर, कारण यही है बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधन, समझ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके कितने संसाधन वहां पे मिलते हैं। ठीक, तो ये भी है। ये कंट्री डाउन है सर, सिंगापुर में तो पॉपुलेशन बढ़ाने में पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो सिंगापुर शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ाओ वहां। हाँ चलो, तो अब यहाँ पे देखो, आज हम यहीं पे छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो अगली लिस्ट है उसको पढ़ाने के लिए पूरा टाइम चाहिए। और वो क्या है, वो है आपके रेलवे के हेड ऑफिस। अगली क्लास में हम रेलवे के हेड ऑफिसेस पढ़ेंगे। पूरे भारत में कितने रेलवे के हेड ऑफिस हैं उसे पढ़ेंगे, उनके पूरे हेडक्वार्टर पढ़ेंगे, उनकी लोकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, वो सब देखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपका बहुत जरूरी है, इसको बढ़िया से पढ़िएगा, इसको याद कीजिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं जल्दी से, और उम्मीद करते हैं कि आपकी क्लास बहुत जल्दी लगेगी दोबारा, और बढ़िया से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।